जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केसी ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर। तो बच्चों, हम हरियाणा की हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हरियाणा की हिस्ट्री में हमने जो है वो मध्यकाल शुरू कर रखा था। उसी के तहत आज हम पढ़ेंगे हरियाणा में सल्तनत काल। क्या पढ़ेंगे? हरियाणा में सल्तनत काल बच्चों कब से कब तक रहा? ये रहा 1206 ईस्वी से लेकर और 1526 ईस्वी तक, पानीपत की पहली लड़ाई हुई तब तक। और इसके अंतर्गत जो है 5 वंश हम पढ़ेंगे। कितने वंश पढ़ेंगे? 5। ठीक है, तो देखिए, चाहे वो गुलाम वंश हो बच्चों, चाहे वो खिलजी वंश हो, चाहे तुगलक वंश हो, चाहे सैयद वंश हो या लोधी वंश हो, तो इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हरियाणा में सल्तनत काल, तो सल्तनत काल जो है बच्चों इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो दिल्ली की गद्दी पे जो शासक बैठे थे, इन्होंने सुल्तान की उपाधि जो धारण की थी, खलीफा से किसकी? सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो हरियाणा में सल्तनत काल शुरू होता है 1206 ईस्वी में और पानीपत की पहली लड़ाई 1526 तक ये रहता है। उसके बाद मुगल काल जो शुरू हो जाता है। और सल्तनत काल में हरियाणा में 5 वंश हम पढ़ते हैं। सबसे पहले गुलाम वंश। गुलाम वंश बच्चों आप सभी जानते हो कि गुलाम वंश जो था इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसको गुलाम वंश इसीलिए कहते हैं कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी ने इसे कितने में खरीदा था बच्चों? मात्र 3 रुपए में जो है वो खरीदा था इसको। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो गुलाम वंश रहा 1206 से 1290 तक। इसके बाद खिलजी वंश। खिलजी वंश जो है ये 1290 से 1320 तक कौन सा वंश रहता है? खिलजी वंश। इसके बाद तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है 1320 से 1414 तक कौन सा वंश रहा? तुगलक वंश। इसके बाद सैयद वंश। सैयद वंश जो है 1414 से 1451 तक और 1451 से 1526 तक लोधी वंश। तो सल्तनत काल में जो है हम 5 वंशों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो सल्तनत काल की अवधि आपको याद होनी चाहिए 1206 से लेकर और 1526 तक। दूसरा, इसमें हम 5 वंश पढ़ते हैं। पहला गुलाम वंश। गुलाम वंश जो है वो 1206 से 1290 तक। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। इसके बाद तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। उसके बाद सैयद वंश 1414 से 1451 तक और उसके बाद लोधी वंश 1451 से 1526 तक। ठीक है, तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इन सब के बारे में। सबसे पहले हम लेके चलते गुलाम वंश को। देखिए बच्चों, गुलाम वंश। गुलाम वंश शुरू हुआ 1206 में और 1290 ईस्वी तक जो है गुलाम वंश रहा। जैसा हम जानते हैं बच्चों कि 15 मार्च 1206 को जो है मोहम्मद गोरी की जो है वो हत्या कर दी जाती है। मोहम्मद गोरी जो है यहां हरियाणा में जो है अपना शासन, अपने जो गुलाम थे उनको जो है उनके अधीन करके उनको संभलवा कर जो वापस अपने देश लौट जाता है और 15 मार्च 1206 को उसकी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। तो यहां पे जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका गुलाम था, इस वंश की स्थापना करता है। तो इसका संस्थापक कौन हुआ? तो संस्थापक हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका राज्याभिषेक होता है बच्चों 24 जून 1206 को। 24 जून 1206 को इसका राज्याभिषेक होता है। तो ये इस वंश की स्थापना कर देता है 1206 में, 24 जून 1206 को। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक इसका क्या था? एक गुलाम था मोहम्मद गोरी का, इसीलिए इसको गुलाम वंश या इसको जो है दास वंश भी कहते हैं। कौन सा वंश? दास वंश भी ये कहलाता है बच्चों। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक बच्चों जिसको लाख बख्श कहा गया है। क्या कहा गया? लाख बख्श। लाख बख्श का अर्थ है लाखों का दान करने वाला था। ये लाखों का दान करने वाला लाख बख्श कहलाया। इसने अपनी राजधानी जो है वो लाहौर बनाई बच्चों। अपनी राजधानी कहां बनाई बच्चों? लाहौर में अपनी राजधानी जो है
ये स्थापित करता है लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी कहां बनाता है बच्चों? लाहौर में बनाता है ये, ठीक है। इसके अलावा इसने कुतुब मीनार की नींव रखी। अरे हरियाणा से बाहर की बात है तो ज्यादा मुश्किल लिखेंगे नहीं। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करने वाला यही था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसी के नाम पे कुतुब मीनार पड़ा। बाद में इसको पूरा इसके दामाद और इसका उत्तराधिकारी जो इल्तुतमिश उसने पूरा किया था। इसके अलावा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो इसने बनवाया था। और बच्चों इसकी जो मृत्यु हुई वो 1210 में हुई। मृत्यु कब हुई? 1210 में चौगान खेलते हुए। चौगान पोलो जो है वैसा ही खेल होता है बच्चों। चौगान खेलते हुए जो है वो घोड़े से गिरकर जो है इसकी मृत्यु होती है। तो ये मात्र 4 साल तक ही जो है, लगभग 4 साल तक ही शासन कर पाया। तो गुलाम वंश शुरू होता है 1206 से और 1290 तक गुलाम वंश चलेगा, ठीक है। और गुलाम वंश जो है बच्चों उसकी स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था, इसीलिए इस वंश को गुलाम वंश या दास वंश कहते हैं। इसका राज्याभिषेक जो है 24 जून 1206 को हुआ था। तो यहीं से गुलाम वंश की जो है स्थापना होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा गया है, लाखों का दान करने वाला। इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई और इसकी मृत्यु 1210 में हुई। चौगान पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरने के कारण जो है इसकी मृत्यु हुई। तो बच्चों इसके शासनकाल में हरियाणा में 8 चौकियां स्थापित की गई थी। हरियाणा में 8 चौकियां जो है वो स्थापित की गई थी। इसके शासनकाल में हरियाणा में कितनी? 8 चौकियां स्थापित की गई थी। वो चौकियां कौन कौन सी थी देखो। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय हरियाणा में 8 सैन्य चौकियां होती थी। कितनी? 8। ये कहां थी बच्चों? हांसी में थी, हिसार में, सिरसा में, रोहतक में, सोनीपत, थानेसर, रेवाड़ी और मेवात में, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो है वो हरियाणा में कितनी सैनिक चौकियां जो है होती थी? वो 8 होती थी। हांसी, हिसार, सिरसा, रोहतक, सोनीपत, थानेसर, रेवाड़ी और मेवात, ठीक है। और बच्चों इन चौकियों का जो प्रमुख था, इन सैन्य चौकियों का जो प्रमुख था वो दारोगा कहलाता था। इनका प्रमुख क्या कहलाता था? दारोगा। दरोगा या दारोगा कहलाता था। और इसका जो कार्य होता था ना इस दारोगा का, वो होता था कर इकट्ठा करना। क्या? कर, टैक्स जो वो इकट्ठा करने का काम करता था। ये कर एकत्र करना तथा विद्रोह को दबाना। विद्रोह को दबाना या हम कह सकते हैं शांति व्यवस्था जो है वो बनाए रखना, ठीक है। तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है बच्चों इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। 24 जून 1206 को इसका राज्याभिषेक हुआ था। उसी के साथ साथ गुलाम वंश की जो है नींव पड़ी। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक बच्चों आप जानते हो पहले हांसी का इख्तेदार होता था। पहला जो इख्ता बनाया गया था वो हांसी बनाया था, मोहम्मद गोरी ने बनाया था। और उसका जो इख्तेदार है वो किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को जो नियुक्त किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श कहलाता था, लाखों का दान करने वाला। इसी ने किसका निर्माण शुरू करवाया? कुतुब मीनार का। हालांकि उसको पूरा नहीं करवा पाया। बाद में इसको पूरा करवाने का काम जो है इसके उत्तराधिकारी दामाद इल्तुतमिश ने जो है पूरा किया उसको। इसके अलावा इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया बच्चों। इसके अलावा इसके शासनकाल में जो है हरियाणा में 8 सैन्य चौकियां जो है वो होती थी। हांसी, हिसार, रोहतक, सोनीपत, इसके अलावा रेवाड़ी, मेवात और थानेसर में। और इन चौकियों का प्रमुख दारोगा कहलाता था, जिसका कार्य कर एकत्र करना और विद्रोह को दबाना उसका काम होता था, ठीक है। हो जाएगा यहां तक। तो आगे चलते हैं बच्चों। और इसकी मृत्यु 1210 में हुई। 1210 में जो है इसकी मौत हो जाती है। और कैसे भी घोड़े से, जगह चौगान खेल रहा था तो उस टाइम घोड़े से गिरने से इसकी मौत हो गई थी, ठीक है बच्चों। इसके बाद वैसे तो आराम शाह जो गद्दी पे बैठता है, इसका उत्तराधिकारी कौन? आराम शाह गद्दी पर बैठता है। लेकिन आराम शाह मात्र 8 महीने ही शासक रहता है। 8 महीने शासक रहता है। इसके बाद आराम शाह, और फिर इस आराम शाह की हत्या कर देता है
कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद था इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश जो है फिर गद्दी पर बैठ जाता है। कौन? इल्तुतमिश। इसके बाद तो देखिए बच्चों, इल्तुतमिश जो है वो गद्दी पर बैठता है। 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक जो है वो कौन शासन करता है? इल्तुतमिश शासन करता है। ठीक है, 1210 से 1236 तक कौन शासन करता है? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश जो था ना बच्चों, ये अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर देता है। राजधानी लाहौर से दिल्ली, लाहौर से दिल्ली। ठीक है, यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, उसका गुलाम था। ठीक है, तो ये अपनी राजधानी पहले कहां होती थी? लाहौर। लाहौर से कहां स्थापित कर दी इसने? दिल्ली। इसके अलावा कुतुब मीनार का कार्य पूरा करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया इसने। इसके अलावा शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। शुद्ध अरबी सिक्के जिसमें चांदी का टंका और तांबे का जीतल। ये वैसे इंडिया जीके की बात है बच्चों। शुद्ध अरबी सिक्के चलाता है ये, शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। और इन अरबी सिक्कों में अगर हम बात करें, चांदी का टंका, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। ठीक है, चांदी का टंका और तांबे का जीतल इसने चलाया था बच्चों। और इसके टाइम पे एक तो त्राइन का तीसरा युद्ध होता है। त्राइन का तीसरा युद्ध जो यालतोज और इल्तुतमिश के बीच हुआ था। ठीक है, त्राइन का तीसरा युद्ध। इसके अलावा कुबाचा का विद्रोह होता है। कुबाचा का विद्रोह 1227 में कुबाचा जो है वो विद्रोह कर देता है। अच्छा देखो, इल्तुतमिश के शासनकाल में हरियाणा क्षेत्र पर पंजाब का जो प्रशासक था, पंजाब का प्रशासक कुबाचा और गजनी का शासक यालदोज ने आक्रमण किए थे। इल्तुतमिश के शासनकाल में हरियाणा क्षेत्र पर किसने आक्रमण किए थे? एक तो पंजाब का जो गवर्नर था उसका प्रशासक था कुबाचा, और दूसरा गजनी का शासक यालदोज ने आक्रमण किए थे। कुबाचा ने सिरसा के आसपास के क्षेत्र अपने अधीन कर लिए थे, लेकिन शीघ्र ही यालदोज ने कुबाचा को हराकर इस क्षेत्र को गजनी राज्य का अंग बना लिया। ठीक है, तो यहां से यह समझना है बच्चों, इल्तुतमिश के बीच भाई इल्तुतमिश जो 1210 से 1236 तक जो है वो शासक रहता है। ठीक है, तो इल्तुतमिश जो है दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का। उसके उत्तराधिकारी आराम शाह जो 8 ही महीने शासक रहा, उसकी हत्या करके गद्दी पे बैठता है। ठीक है, और इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। ये इंडिया जीके की बात है। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए जिसमें चांदी का टंका, तांबे का जीतल था। ये भी इंडिया जीके की बात है। कुतुब मीनार का निर्माण जो पूरा करवाया। लेकिन हरियाणा की बात करें तो इसके शासनकाल में हरियाणा पे एक तो कुबाचा ने आक्रमण किया, वो पंजाब का प्रशासक था। दूसरा गजनी का शासक उस टाइम यालदोज था। इन दोनों के आक्रमण हुए। ठीक है, सबसे पहले कुबाचा जो पंजाब का प्रशासक था वो सिरसा क्षेत्र को अपने अधीन कर लेता है, सिरसा पे आक्रमण करके। और फिर गजनी का शासक यालदोज कुबाचा को हरा देता है, जिससे जो ये क्षेत्र था वो किसके अधीन आ जाता है? वो गजनी के अधीन जो है वो आ जाता है। फिर त्राइन का तीसरा युद्ध होता है बच्चों। त्राइन की 2 लड़ाइयां तो हम पहले पढ़ चुके हैं। त्राइन की 2 लड़ाइयां पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुई। एक 1191 ईस्वी में जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई, मोहम्मद गोरी की हार हुई। दूसरा 1192 ईस्वी जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गोरी की जीत हुई। तो तीसरा युद्ध त्राइन का जो 1215 ईस्वी में लड़ा गया, किस किस के बीच? तो बच्चों एक तरफ इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश, और दूसरी तरफ जो था बच्चों वर्सेज यालदोज। ये यालदोज कौन था? गजनी का शासक था। ये कौन था बच्चों? गजनी का शासक। इन दोनों के बीच ये युद्ध हुआ था। इसमें यालदोज की हार हुई और इल्तुतमिश की क्या हुई? जीत हुई। तो त्राइन का तीसरी लड़ाई या तीसरा युद्ध कब हुआ? 1215 में। किस किस के बीच हुआ? इल्तुतमिश और गजनी के शासक यालदोज के बारे में, कि इल्तुतमिश और गजनी के शासक यालदोज के बीच में। इसमें गजनी का शासक यालदोज हार जाता है
और इल्तुतमिश जो जीत जाता है। तो इसमें कुबाचा जो वो इल्तुतमिश का साथ देता है। कुबाचा जो है वो किसका साथ देता है? इल्तुतमिश का साथ देता है बच्चों, ठीक है। जिसके कारण इल्तुतमिश जो है कुबाचा को जीतने के बाद कुबाचा को सिरसा का हाकिम नियुक्त कर देता है। सिरसा का हाकिम नियुक्त कर देता है। ठीक है। तो बच्चों देखो कहानी में ट्विस्ट कहां से आया इसमें। सबसे पहले पंजाब का प्रशासक होता था कुबाचा। कुबाचा सिरसा क्षेत्र पे आक्रमण करता है जो कि इल्तुतमिश के अधीन था और अपने अधीन कर लेता है। फिर जो है जो गजनी का शासक था यालदोज, वो कुबाचा पे आक्रमण कर लेता है सिरसा पे और उससे छीन के अपने अधीन कर लेता। तो कुबाचा उससे पहले ही खार खाया हुआ था। और फिर दोनों के बीच जो है इल्तुतमिश और गजनी का शासक यालदोज के बीच त्राइन का तीसरा युद्ध होता है 1215 में, जिसमें कुबाचा क्योंकि पहले यालदोज से हार चुका था, उसने उसका क्षेत्र छीन लिया था, तो वो इल्तुतमिश का जो है वो साथ देता है। और इसमें यालदोज की हार हुई, इल्तुतमिश की जीत हुई। तो जीत के बाद क्योंकि इसने कुबाचा ने इल्तुतमिश का साथ दिया था, तो कुबाचा को सिरसा का हाकिम नियुक्त कर देता है। लेकिन कुछ समय बाद ही कुबाचा भी सिर उठा के खड़ा हो जाता है, विद्रोह कर देता है 1227 में। 1227 में कुबाचा विद्रोह कर देता है। 1227 में कुबाचा जो है वो इल्तुतमिश के खिलाफ विद्रोह कर देता है। तो कुबाचा का विद्रोह कब हुआ? 1227 में। इल्तुतमिश के विरुद्ध विद्रोह अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। लेकिन बच्चों क्या होता है कि इल्तुतमिश जो इस विद्रोह को दबाने में कामयाब हो जाता है, ठीक है। तो इल्तुतमिश द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, तो इल्तुतमिश ने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए? पहले भारत में मकबरे बनवाने की परंपरा शुरू की। भारत में मकबरे जो बनवाने की परंपरा शुरू की थी वो किसने की थी? इल्तुतमिश ने शुरू की थी बच्चों, ठीक है। दूसरा, इक्ता प्रणाली चलाई। वैसे देखो इक्ता प्रणाली इससे पहले शुरू हो गई थी। मोहम्मद गोरी ने पहला इक्ता किसको बनाया था? हांसी को। और पहला इक्तेदार कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो हम कह सकते हैं इक्ता प्रणाली सुचारू रूप से चलाई, सही ढंग से। इक्ता प्रणाली सुचारू रूप से चलाने वाला कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के समय हरियाणा के मुख्य इक्ते कौन कौन से होते थे? दिल्ली का इक्ता था बच्चों, हांसी का इक्ता था, सैन्य दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता था हांसी का इक्ता। सिरसा का इक्ता होता था। सिरसा को सुरसती जो है, सरस्वती या सुरसती भी कहते हैं, उस टाइम पे क्या कहते थे? सुरसती। पीपली का इक्ता, सरहिंद का, रेवाड़ी का, नारनौल का और पलवल का, ठीक है। तो इल्तुतमिश के समय हरियाणा के प्रमुख इक्ते दिल्ली, हांसी, सिरसा या सुरसती, पिपली, सरहिंद, रेवाड़ी, नारनौल और पलवल। पलवल इस समय सबसे छोटा इक्ता होता था। सबसे छोटा इक्ता कौन सा होता था? पलवल। और सबसे महत्वपूर्ण जो इक्ता था, सबसे महत्वपूर्ण वो हांसी का था। सबसे महत्वपूर्ण इक्ता कौन सा होता था? हांसी का, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने भारत में मकबरे बनवाने शुरू किए, उनकी परंपरा शुरू की। इक्ता प्रणाली को सुनियोजित तरीके से सुचारू रूप से चलाना इसी ने शुरू किया। इसके टाइम में हरियाणा में जो प्रमुख इक्ते होते थे वो दिल्ली का, हांसी का, सिरसा का, पिपली का, इसके अलावा सरहिंद का, रेवाड़ी का, इसके अलावा नारनौल का और पलवल का। सबसे छोटा इक्ता पलवल का था और सबसे महत्वपूर्ण इक्ता हांसी का होता था। हांसी का इक्ता सैनिक और आर्थिक महत्व के कारण काफी अहमियत रखता था। हांसी का इक्ता सैनिक और आर्थिक महत्व के कारण बहुत ज्यादा अहमियत रखता था। तो हांसी का इक्ता 1226 से 1228 तक नासुरुद्दीन के पास रहा, जो बाद में सुल्तान बनता है दिल्ली का। हम ये पढ़ रहे थे बच्चों, इक्ता प्रणाली इसने सुचारू रूप से चलाई, ठीक है। इक्ता प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने वाला था ये बंदा। और हांसी का इक्ता सैनिक और आर्थिक महत्व के कारण बहुत अहमियत रखता था। तो हांसी का इक्ता 1226 से 1228 तक नासुरुद्दीन के पास रहा, जो बाद में क्या बनता? नासुरुद्दीन जो है वो सुल्तान बनता है दिल्ली का।